हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 5 थेरेप्यूटिक अप्रोचेस से ही है। और आज मैंने बहुत सारा कबाड़ा मचा दिया है सामने, कसम से बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया, मुझसे खुद नहीं देखा जा रहा। पर तुम लोग प्लीज़ समझ जाना यार, बहुत मेहनत से लिखा है मैंने, सामने जो भी लिखा है मतलब ऐसा करा मैंने कि कोई कलर ही नहीं छोड़ा जिससे ना लिखा हो। शायद रेड रह गया, उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो यूज़ नहीं हुआ सामने, फिर कोई बात नहीं, कल हुआ था रेड यूज़, मुझे पता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक था ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। इसके अंदर है कि ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज़ जो हैं वो ये मान के चलती हैं, ये ऐसा पॉस्टुलेट करती हैं। यार एक वर्ड रह गया, मैंने सारे वर्ड्स लिख दिए, ये एक वर्ड रह गया, कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जिंदाबाद। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज़ ये मान के चलती हैं, ये बोल के चलती हैं, ऐसा इनका मान्यता होती है कि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस कहाँ से अराइज हो रहा है, कहाँ से निकल के आ रहा है, ये इसका बेसिक कॉज क्या है, कारण क्या है। जब बंदा अकेला पड़ गया, जब उसके साथ कोई भी नहीं है उसे सपोर्ट करने वाला, जब वो बंदा किस चीज़ से गुजर रहा है, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस और एलियनेशन, मतलब आइसोलेशन, एकदम अकेला पड़ गया है, वो सेपरेटेड है वर्ल्ड से, सेपरेटेड है वर्ल्ड से, प्लस इनएबिलिटी टू फाइंड मीनिंग एंड जेन्युइन फुलफिलमेंट इन लाइफ। उसे यही नहीं पता कि उसे ज़िंदगी में करना क्या है और उसका यहाँ पे धरती पे जन्म किस कारणवश हुआ है। उसे यही नहीं पता लग पा रहा अभी तक कि उसे भगवान ने यहाँ भेजा क्या करने के लिए है, और बेसिकली वो किस चीज़ के लिए बना है, उसे ये क्लियर आउट नहीं हो पा रहा। तो वो दुविधा में है। इस वजह से उसने क्या डेवलप कर लिया, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, जिसकी वजह से उसे थेरेपी लेने की ज़रूरत पड़ गई। एंड वहाँ पे वी कैन यूज़ व्हाट, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, जहाँ पे साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का कारण क्या बनता है, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, एलियनेशन। वो बंदा इतना एबल नहीं है, उसके पास इतनी एबिलिटी, काबिलियत नहीं है कि वो अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढ सके, उसे बहुत व्यर्थ लग रहा है सब कुछ, बिल्कुल भी लाइक कहते हैं ना वर्थलेस वाली फील आ रही है। मीनिंगफुल वगैरह कुछ नहीं हो रहा उसकी लाइफ में, उसे ऐसा लग रहा है कि लाइक क्या करने के लिए बना है यही नहीं पता लग पा रहा उसे करना क्या है, इसी में ही बहुत कन्फ्यूजन है। एक सेकेंड, तो इसलिए उसको साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो गया है। ठीक, तो ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज ये पोस्टुलेट करती हैं कि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस कहाँ से अराइज हो रहा है, फ्रॉम फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस, एलियनेशन, इनएबिलिटी टू फाइंड मीनिंग एंड जेन्युइन फुलफिलमेंट इन लाइफ। वो ज़िंदगी में जो कहते हैं ना सेटिस्फैक्शन मिलना, फुलफिलमेंट हो जाना कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी थी, मैंने ये चीज़ करके ये प्राप्त करा अपनी लाइफ में, और हाँ इस काबिल में बन सका, वो चीज़ वो नहीं होता उसके पास। उसको एकदम मीनिंगलेस लगती है अपनी लाइफ, कि उसका जन्म होना ना होना एक बराबर है, धरती पे किसी के कोई काम नहीं आ रहा, अपने लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा, तो यूज़लेस है उसका धरती पे होना। तो वही चीज़ यहाँ पर उसे मीनिंगलेस लाइफ लगती है बिल्कुल अपनी, उसे लगता है कुछ करने लायक नहीं है, वही सब फीलिंग्स नेगेटिव आते हैं बहुत। देन ह्यूमन बींग्स यहाँ पे लिखे हैं नॉर्मल एज जनरल, बता रहे हैं कि क्या होता है, हम ह्यूमन बींग्स जो है वो मोटिवेटेड होते हैं, मतलब कुछ भी काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है हमारे अंदर। किस चीज़ से, डिज़ायर फॉर पर्सनल ग्रोथ, कि हमें पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ करना है, या जो हम बेसिकली चाहते हैं अपनी लाइफ में उसे हमें प्राप्त करना है, कुछ भी करके उसका रास्ता बनाना है उस तक पहुंचने का। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स आर मोटिवेटेड बाय द डिज़ायर फॉर व्हाट, पर्सनल ग्रोथ। हर इंसान अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है, सबके कुछ ना कुछ सपने, डिज़ायर्स, विशेज़ होते हैं जो उन्हें अचीव करने होते हैं। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि अंदर से ही हमारा इनबॉर्न टेंडेंसी है। जन्म जब हम ले लेते हैं ना, उस टाइम पे ये जन्म, जब से हम पैदा होते हैं तभी से ही हमारे अंदर ये चीज़ होती है, ऐसी एक नीड होना, ऐसी ज़रूरत होना कि हाँ हमें इमोशनली ग्रो करना है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में हमें एक ना, वो कहते हैं ना, फुली फंक्शनिंग पर्सन बनना है। जो हमने उसमें पढ़ा था ना, इसी में पढ़ा था ह्यूमनिस्टिक में, कार्ल रॉजर्स और मास्लो की 5th जो मेन नीड होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली, वहाँ तक अचीव करना है, अपना फुलेस्ट पोटेंशियल तक रीच करना है हमें, या फुलेस्ट पोटेंशियल तक रीच करना है, मतलब जितना जो अच्छे से अच्छा हम लोग कर सकते हैं ना अपने लिए, वो एकदम बेस्ट लेवल तक हमें अपने लिए करके दिखाना है, कोई कमी नहीं छोड़नी, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, जितना हमसे हो सकता है उतना हम करेंगे और अचीव करके दिखाएंगे जो हमें अचीव करना है वो। ठीक है,
और जब हमारी ये नीड्स पूरी नहीं हो पाती ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली, अपने फुलेस्ट पोटेंशियल तक रीच करने के लिए जो इच्छाएं जो हमारी होती हैं, इनकी जब पूर्ति नहीं हो पाती ना, इनका जो हमारी सोसाइटी, फैमिली, ये लोग कंट्रोल करने लगते हैं, तो क्या होता है, हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कह रहे हैं, सॉरी, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। ठीक है, उस टाइम पे हम ये एक्सपीरियंस करते हैं। एंड देन बता रखा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है। तो इसको तुम ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि इन्नेट इनबॉर्न फोर्स है ये, जो कि इंसान को मजबूर करता है कॉम्प्लेक्स बनने के लिए, बैलेंस्ड होने के लिए और इंटीग्रेटेड हो जाने के लिए। मतलब कि वो अचीव कर सके कॉम्प्लेक्सिटी को और बैलेंस को बिना टूटे या बिना टुकड़ों में बिखरे हुए। फ्रेगमेंटेड इज़ वर्ड टू ब्रेक अप इनटू स्मॉल पीसेस और पार्ट्स। ठीक है, मैंने वहाँ पर लिखा है अपनी भाषा में कि टुकड़ों में बिना बिखरे, किसी की बात से ज़्यादा अफेक्टेड ना होते हुए बंदा बैलेंस अचीव कर पाए अपनी लाइफ में, पूरा फुल्ली ग्रो हो सके और कॉम्प्लेक्सिटी ले पाए। वो कहते हैं ना, ज़िंदगी में तब तक मज़ा नहीं आता जब तक कुछ भी मुश्किल काम करने को ना मिले, और जब एकदम स्मूथ सब कुछ अच्छा चलता रहता है तो फिर वो लाइफ नहीं होती। जो भी चाहिए आसानी से मिलता जा रहा है, कुछ स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा, जर्नी में कुछ यादगार नहीं हुआ तो मज़ा नहीं आता। मतलब मेरे साथ ऐसा है सच में कि जहाँ रिस्क नहीं है वहाँ जाना ही नहीं है, फिर वहाँ करने का मज़ा ही क्या। अब जो चीज़ तुम्हें मुश्किल से नहीं मिली उसको पाने की खुशी कहाँ मिलती है। किसी किसी को बहुत बकवास लगेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। वापस पॉइंट पे आते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारे अंदर तब से ही है जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हम यहाँ अर्थ पे आ चुके हैं, जब हमने बर्थ लिया। एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी क्वालिटी होना हमारे अंदर इन्नेट इनबॉर्न है, ये फोर्स ऐसा जो हमें मूव करता है एक ऐसा पर्सन बनने के लिए जो कॉम्प्लेक्स हो, जिसको आसानी से समझा ना जाए, जिसको कोई भी मोल्ड ना कर सके, अपने हिसाब से कोई ऑल्टर ना कर सके, जो अपने बेसिक रूल्स पे चले, अपने उसूलों पे चले और जिसे पता हो कि हाँ उसके लिए करना क्या सही क्या गलत है, जो बेसिकली अपनी पर्सनल ग्रोथ अचीव करने लायक बन चुका है और अचीव कर चुका है। इन सिंपल वर्ड्स तभी वो सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन है, जिसे तुम फुली फंक्शनिंग भी बोलते हो, जो अपने फुलेस्ट पोटेंशियल तक रीच कर चुका है, जिसके अंदर तुम्हें कहते हो ना कोई कमी नहीं है। हाँ होती है सब में कमी, मतलब उसमें थोड़ी नाम मात्र टाइप होगी, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि वो सब कुछ वो कर रहा है जो वो करना चाहता है, बिना किसी की बात से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए वो अपना काम कर रहा है ठीक से। तो कॉम्प्लेक्स बन जाना, बैलेंस हो जाना और इंटीग्रेटेड होना, मतलब कि यूनाइटेड होना खुद में, एक जो होता है ना सेंस ऑफ होलनेस और यूनिटी वाली चीज़, सेंस ऑफ फुल बीइंग, मतलब वो खुद से भी डिसइंटीग्रेटेड या खुद से भी अलग नहीं हो रहा, डिसोसिएट नहीं कर रहा अपनी पर्सनल रियलिटी के साथ, या अपनी पर्सनालिटी से भी कुछ और नहीं बन रहा है। वो वही पर्सन जो वो था, जो उसे बनना था वो वही बना है, खुद से भी वो अलग नहीं हुआ, उसका सेल्फ परसेप्शन भी खुद को लेकर, दुनिया को लेकर ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, और वो इंटीग्रेटेड है, पूरा जुड़ा हुआ है पीसेस में, टुकड़ों में ना बटा नहीं है, वो कोई हिस्सेदारी में नहीं आया बेसिकली। उसने यहाँ वहाँ खुद को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, या ये मान लो खुद को बिल्कुल भी सैक्रिफाइस नहीं करा उसने किसी के लिए, करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसमें यही है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज डिफाइंड एज एन इननेट इनबॉर्न फोर्स दैट मूव्स द पर्सन टू बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, बैलेंस एंड इंटीग्रेटेड, यानी कि अचीविंग कॉम्प्लेक्सिटी और बैलेंस विदाउट बीइंग फ्रेगमेंटेड, बिना खुद को तोड़ते हुए तुम इंटीग्रेशन, वो यूनिटी जो खुद में एक होती है ना पर्सन की, हाँ मैं पूरा खुद ऐसा हूँ और मैं ऐसा ही हूँ। ठीक है, मैं किसी के लिए नहीं बदलने वाला खुद को, ये चीज़ मुझे करनी है, ये चीज़ मुझे अचीव करनी है अपनी लाइफ में, अपने लिए मुझे थोड़ा जीना है, तो बस ऐसी ही है। अब बाकी जिसको जो सोचना समझना है वो समझे, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही करूँगा, मुझे यही करना पसंद है, एंड दैट्स व्हाट द थिंग आई लाइक टू डू और आई वांट टू अचीव इन माय लाइफ। आई वांट टू अचीव इन माय लाइफ फॉर माई सेल्फ, फॉर माई पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, इंटीग्रेटेड का मतलब सेंस ऑफ होल, एज अ कंप्लीट पर्सन, बीइंग इन एसेंस। एसेंस का मतलब कि वो बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी जो होती है किसी चीज़ की, आत्मा जिसे तुम कहते हो ना, वो सेम रहेगी, वो वहाँ पे चेंज नहीं होने वाली। उस पर्सन का बेसिक नेचर, हाँ वो सबके साथ अच्छा है तो अच्छा रहेगा, गलत के साथ वो गलत से भी ज़्यादा बुरा है वो वैसा ही रहेगा, उसकी पर्सनैलिटी वही रहेगी। इंस्टेड ऑफ सिचुएशन, टाइम, लोग बदल रहे हैं तो वो खुद को बदल जाए या कुछ और अलग ही टाइप का पर्सन बन जाए, क्योंकि
हर किसी ने लाइफ में अलग अलग तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस करी होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करेगा, अलग अलग लोगों से मिलेगा तो कुछ और ही बन जाएगा वो दूसरों के सामने, और वैसे असल में कुछ और रहेगा। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। रहेगा वो वही मेन पर्सन जो है बाय नेचर। अच्छा है तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा है तो सबके साथ बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी उसके साथ खेल के चला जाए वो तब भी मस्त रहेगा, क्योंकि वो ऐसा ही है, वो ऐसा ही रहेगा। वो खुद को क्यों बदलेगा किसी और के लिए। और मान लो उसे कोई धोखा दे के गया, उसने सह लिया, ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। वापस से कोई आएगा, दे के जाएगा, वो सह लेगा, कुछ नहीं होगा उसे, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है। इतना वो इफेक्ट नहीं होता किसी से भी, खुद पे ज़्यादा असर नहीं पड़ने देता। ये सोसाइटी का, उसके आसपास के लोगों का, उसके इन्वायरमेंट का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता उस पर। तो यही है कि इंटीग्रेटेड का मतलब सेंस ऑफ होल, वो एज अ पूरा कंप्लीट पर्सन है, क्योंकि वो सेम पर्सन ही रहने वाला है। इस चीज़ को मद्देनज़र ना रखते हुए कि उसने वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस जो है झेले हैं, एक्सपीरियंस करी हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत अलग अलग सिचुएशंस, बहुत अलग अलग टाइप के लोगों से वो टकरा है, मिला है, बहुत कुछ उसने देखा है अपनी लाइफ में, अलग अलग टाइप की सिचुएशंस में वो फंसा हुआ है। स्टिल वो वैसा ही सेम पर्सन रहेगा। जैसे जैसे अलग अलग एक्सपीरियंसेस उसने अपनी लाइफ में करे हैं, वो उनको देख के खुद को बदलेगा नहीं उस हिसाब से। या अगर बदल भी रहा है ना, तो उसका बेसिक नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। बदल रहा है, ठीक है, उसकी एक आध कोई आदत थी, सबके साथ मान लो वो अच्छा रहता था, सबके ऊपर आसानी से भरोसा कर लेता था, तो इसमें ज़रा सा चेंज आएगा। वो सबको थोड़ा देखेगा, अच्छे से जानेगा, पहचानेगा, फिर ट्रस्ट करेगा लोगों पे, या अपनी गलतियों से सीख जाएगा, जैसे कि नॉर्मल हर एक बंदा करता ही है। ये वापस वही वाली गलतियाँ नहीं दोहराएगा। बट उसका जो मेन बेसिक नेचर है ना, पर्सनालिटी, उसमें चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जिस चीज़ से तुम उस इंसान को पहचानते हो ना कि हाँ इस बंदे की ये काबिलियत, ये एबिलिटी है, या इसमें मेन ये क्वालिटी है, वो उसकी चेंज नहीं होगी। ओके, देन है कि जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, जब खाने की कमी होती है या पानी की कमी होती है, जब एक इंसान को खाना और पानी नहीं मिलता, जो कि बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, तो उसकी वजह से डिस्ट्रेस कॉज होता है। वैसे ही जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का फ्रस्ट्रेशन हो जाता है तो भी डिस्ट्रेस कॉज होता है। फ्रस्ट्रेशन इज़ वर्ड, जो तुम करना चाहते हो वो तुम कर नहीं पाए, या जो तुम पाना चाह रहे थे वो तुम्हें मिला नहीं, और वॉट यू वॉन्ट टू अचीव यू आर नॉट एबल टू अचीव दैट, और यू फेल टू अचीव और गेन दैट थिंग। तो उस चीज़ का गुस्सा, उस चीज़ की भड़ास, वो दिल टूट जाना, वो सब फ्रस्ट्रेशन है। अगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला स्टेज अचीव नहीं हो पाता किसी पर्सन का, तो गुस्सा आएगा उसे, ऑब्वियस सी बात है। वो जो करना चाहता था, जो बनना चाहता था, पर्सनल ग्रोथ अचीव करना चाहता था, अपने फुलेस्ट पोटेंशियल तक रीच करना चाहता था, वो नहीं कर पाया। एंड उस टाइम पे क्या होगा उसे, दैट विल रिजल्ट इन व्हाट, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। देन है कि हीलिंग अकर्स। हीलिंग इज़ व्हाट, चोट लगी है, उसके ऊपर दवाई लगा दी, ठीक है, चोट के ऊपर दवाई लगी है, दर्द हो रहा है, उसके बाद वो चोट फिर ठीक हो जाएगी, क्योंकि उसका क्योर हो रहा है, उसकी केयर हो रही है, तो धीरे धीरे बंदा वापस से हेल्दी बनना शुरू होगा। वही चीज़ है। तो हीलिंग तभी होगी जब वो क्लाइंट होगा ना, वो इतना एबल हो जाएगा कि वो उन ऑब्स्टैकल्स को परसीव कर पाए जो उसके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जब वो बनने जा रहा है ना, उस बीच में आ रहे हैं, जो हर्डल्स जो आ रहे हैं बीच में, जो ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं, जो दिक्कतें हैं, जो चीज़ें उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला स्टेज अचीव करने से रोक रही हैं। एक सेकेंड, जो उस टाइम पे बाधाएं और अड़चने आ रही है ना, वो सब इतना अफेक्ट ना करे उसे। ठीक है, तो हीलिंग अकर्स व्हेन क्लाइंट इज एबल टू परसीव, मतलब कि वो परसीव कर पाए, देख सके, पहचान सके, खोज के निकाल सके उन ऑब्स्टैकल्स को जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बीच में आ रहे हैं, और वो इतना एबल हो पाए कि उन ऑब्स्टैकल्स को रिमूव कर सकता है वहाँ से। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, फ्री इमोशनल एक्सप्रेशन, मतलब कि कम्युनिकेट कर पाना अपनी इमोशनल स्टेट, अपना मन जो है ना, कैसा फील कर रहे हैं और भी कैसे हैं, उस चीज़ को बता सकना, उस चीज़ को कम्युनिकेट कर पाना सामने वाले के सामने, या उसके फ्रंट में आके उसे खुल के वो बता पाना। तो फ्री इमोशनल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए नीड होती है एक चीज़ की, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। वही चीज़, कोई भी तुम्हें जज नहीं कर रहा, हर कोई तुम्हारे साथ अच्छा ही है, चाहे तुम उसके साथ कितने भी बुरे क्यों ना हो, और तुम्हारी कोई कमियों से इतना अफेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तभी वो फ्री इमोशनल एक्सप्रेशन वाली चीज़ आती है कि तुम्हारा जो भी एटीट्यूड, जो भी बिहेवियर है, जो भी तुम असली में अभी फील कर रहे हो ना, वो तुम फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो, किसी के भी सामने अपनी भावनाएं खुल के व्यक्त कर सकते हो, वो फ्रीडम है तुम्हारे पास। फैमिली और सोसाइटी जो है वो कंट्रोल करती है और लिमिट करती है इमोशनल एक्सप्रेशन नाम की चीज़ को, जिसकी वजह से
फ्री एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस नहीं कर पाता इंसान, उसको डर लगता है खुल के व्यक्त करने में अपनी भावनाओं को, और उसको ये रहता है कि ये कहीं सोसाइटी को ना हार्म ना कर दे, या सोसाइटी के लिए ये ऐसा ना हो जाए कि वो जो भी करेगा सोसाइटी को गलत इफेक्ट ना पड़े उससे कुछ, उस सोसाइटी की मतलब वो कोई ऐसा इमोशन ना दिखा दे या कुछ ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स ना वो बाहर जाके क्या कहते हैं उसे डिस्क्लोज़ ना कर दे अपना कुछ ऐसा बुरी आदत या ऐसे कुछ एक्सप्रेस ना कर दे जिसकी वजह से सबको नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग उससे अफेक्ट हो रहे हैं, तो उसे ये डर रहता है। सोसाइटी फैमिली इसलिए हमेशा उसको कंट्रोल करके रखती है, लिमिट और रिस्ट्रिक्ट करती है, कॉन्स्टेंट बन जाती है उसके लिए एक, कि वो कभी भी एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता अपने इमोशंस को फ्रीली किसी के भी सामने। एंड देन ये जो कर्बिंग करी है ना तुम्हारे सोसाइटी और फैमिली ने, इसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर दिखाने लगता है वो, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान कॉज करेगा, हार्म है, बहुत ज़्यादा हार्म इन्वॉल्व होगा, डैमेज कॉज होगा, जिसकी भरपाई करना भी शायद बाद में मुश्किल हो सकता है, कंपनसेशन क्योंकि हो गई जब लॉस हो रहा है तो बहुत ज़्यादा नुकसान कॉज करेगा, हार्मिंग होगा, डेंजरस है, डैमेजिंग है उस पर्सन के लिए खुद भी, और बाहर वो जहाँ वो बिहेवियर दिखा रहा है उसके आसपास के लोगों के लिए भी। मे बी वो सेल्फ हार्मिंग कर रहा है, बाद में वो फिर बाकियों को भी साथ में लेके चले, उसकी वजह से बहुत लोग अफेक्ट होंगे, या जो भी वो कर रहा है उसकी वजह से अफेक्ट होंगे लोग, ऑब्वियसली बात है, हम जो कर रहे हैं उससे आसपास वालों को भी कुछ ना कुछ असर तो पड़ेगा ही। तो इसमें आगे यही है कि नेगेटिव इमोशंस दिखाएगा वो, क्योंकि कोई ना कोई उसे रोक रहा है वो करने से, जो वो करना चाहता है या जो उसने प्लानिंग कर रखी है, जो उसने सोच रखा है कि हाँ वो ऐसा ऐसा करेगा कुछ, हाँ जो उसने प्लानिंग कर रखी है, जो उसने सोच रखा है कि हाँ वो ऐसे ऐसा कुछ करेगा, तो कोई ना कोई जब उसे वो चीज़ करने से रोक रहा है ना, तो उसका वो नेगेटिव इमोशंस आने लग जाएंगे फिर, ठीक है, और इमोशनल इंटीग्रेशन हो नहीं पाएगा ढंग से, अपने इमोशंस को ढंग से वो सबको बता नहीं पाएगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, उसे वो फ्रीडम वो लिबर्टी नहीं मिली, क्योंकि उसे रोक रहे हैं उसके आसपास के लोग वो जताने से, व्यक्त करने से, जो वो असली में चाहता है उसे बताने से, बाहर निकलने से रोक रहे हैं, फिर वो रिप्रेस फीलिंग्स में होकर अंदर दब जाएगा, कहीं ना कहीं आगे जाके गुस्से में कन्वर्ट होगा, और हमेशा अंदर वो दबा नहीं रह सकता, तो वो गलत तरीके से बाहर निकलेगा, मे बी सही लोग उसकी वजह से सफ़र करें, है ना, क्योंकि सोसाइटी और फैमिली ने तो जो करना था वो कर दिया, उसे रोकना था वो अचीव करने से, तो रोक लिया, वो अचीव नहीं कर पाया, बट आगे सफ़र तो वो खुद भी करेगा, और उसके आसपास जो अब लोग जो भी आएंगे मे बी वो भी सफ़र करें, उसके गुस्से को झेलें, बिकॉज जो अंदर उसने उस टाइम पे दबा लिया वो आगे जाके कभी ना कभी रिप्रेस फीलिंग्स, वो वाले इमोशंस उसके अनकॉन्शियस माइंड में चले गए, वो कभी ना कभी बाहर निकलेंगे, मे भी किसी और को झेलना पड़ जाए उसका बुरा सा अंजाम, जो कि आगे डिसऑर्डर में जाके बदल सकता है और बहुत हानिकारक साबित हो सकता है उस पर्सन के लिए, उसके आसपास के लोगों के लिए भी। देन इसमें है कि तभी थेरेपी जो है ना, ये वाली ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये क्रिएट करती है एक परमिसिव, नॉन जजमेंटल और एक्सेप्टिंग एटमॉस्फेयर, जहाँ पे क्लाइंट जो है अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है, उसे पूरी जो है आज़ादी दी जाती है कि अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके, और जो कॉम्प्लेक्सिटी, बैलेंस, इंटीग्रेशन जो उसने अचीव करना है वो उसे अचीव कर ले ढंग से। प्लस फंडामेंटल अजम्पशन, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इस थेरेपी की यही है कि क्लाइंट के पास पूरा फ्रीडम, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने खुद के बिहेवियर को कंट्रोल करने की। प्लस थेरेपिस्ट जो है वो एक फैसिलिटेटर होगा, एज हेल्पर काम करेगा, मतलब उसे वो स्टेज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली अचीव करने में और ज़्यादा आसानी क्रिएट करेगा, उस काम को मुश्किल नहीं बनाएगा, उस काम को आसान बनाएगा, उससे और ज़्यादा अच्छे से हेल्प करने वाला है, गाइड देगा, एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। थेरेपिस्ट का काम ये है यहाँ पर, एज अ गाइड काम करेगा वो, और क्लाइंट होगा मेन पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस थेरेपी के सक्सेस के लिए, ठीक है, क्योंकि थेरेपिस्ट खुद एक हेल्पर, एक फैसिलिटेटर की तरह एज अ गाइड काम कर रहा है, तुझे सिर्फ बता रहा है कि हाँ तूने ये चीज़ करना है, मेन करेगा तो क्लाइंट ही, और डिपेंड उसी पे करता है कि वो कैसे किस तरीके से कर रहा है, तो मेन क्लाइंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इस थेरेपी के सक्सेस के लिए। कौन सी थेरेपी के सक्सेस के लिए? ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द क्लाइंट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ दिस थेरेपी। चीफ एम, मेन एम होता है इस थेरेपी का कि वो एक्सपैंड कर सके, बढ़ा सके क्लाइंट की अवेयरनेस खुद को लेकर, उसके आसपास की दुनिया को लेकर, उसके आसपास के लोगों को लेकर। एंड हीलिंग तब होती है जब वो बंदा ना
अंडरस्टैंड करने लग जाता है, समझने लग जाता है। यूनिक पर्सनल एक्सपीरियंस, अब हर बंदे ने कुछ ना कुछ अलग अलग हट के ही एक्सपीरियंस किया होता है अपने लाइफ में। तो यूनिक पर्सनल एक्सपीरियंस जो है क्लाइंट का खुद के साथ ना, वो जब उसे अंडरस्टैंड करने लग जाए कि हाँ उसने ये चीज़ जो है झेली है अपनी लाइफ में, इससे ये असर उस पर पड़ा, और आगे अगर ऐसा भी कुछ हुआ ना तो उसे वो ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा उससे कुछ ज़्यादा कुछ वो कहते हैं ना, असर नहीं आएगा उस पर, उससे वो नेगेटिव टर्न नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। और उसे अवेयर रहना है अपने बारे में, अच्छा सोचना है, अच्छा रहना है, दिमाग पे कोई गलत असर नहीं होने देना। अगर सोसाइटी उसे कुछ बुरा भला कह रही है उस पर उसे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना, अच्छे से पेश आना है। चीफ एम ऑफ थेरेपी टू एक्सपैंड क्लाइंट की अवेयरनेस, खुद को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर और कॉन्शियस हो जाएगा, ठीक है। और हीलिंग टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूनिक पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ क्लाइंट बाय हरसेल्फ और हिमसेल्फ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो कि उसने अब तक करे हैं लाइफ में, या जो आगे भी जो कर रहा है आज की डेट में, प्रेजेंट में भी जो कर रहा है, उसको वो ढंग से समझने की कोशिश करेगा डीप में जाके, तभी हीलिंग होगी। एंड क्लाइंट जो है वो शुरू करता है प्रोसेस ऑफ सेल्फ ग्रोथ, जिसकी वजह से हीलिंग होती है, ठीक है। एक बार पूरा देख लो जो जो मैंने छापा है सामने। आई होप समझ आ गया होगा। कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कृपया करके मुझसे पूछ लें, इसीलिए हूँ मैं यहाँ पर। एंड नेक्स्ट में हम एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, लोगो थेरेपी और क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, गेस्टॉल्ट थेरेपी एंड बायोमेडिकल थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। एक सेकेंड यार, आज सच में इतना छापा है ना मैंने, मुझे भी नहीं पता लग रहा मैंने क्या करा है। कोई देखेगा ना नया बंदा आके, उसे लगेगा कि इससे गंदी खिचड़ी कहाँ ही पकती होगी। कुछ कुछ अक्षर तो मुझे भी मेरे कभी कभार इवन जो कहते हैं ना कॉपी में भी लिखे हुए समझ नहीं आते। तो यहाँ पर तो तुम लोग भाई बहुत एफर्ट करते हो इस कबाड़ को समझने के लिए। बाकी जो भी मैं बोल के समझाती हूँ ना उस पर ज़्यादा ध्यान दिया करो, वहाँ वहाँ मेन होता है। ये तो मोस्टली बुक का होता है, बट आज मैंने वर्ड मीनिंग्स जितना हो सकता था ना छाप दिए सामने, इसलिए बहुत हरा भरा हो गया। कितना लिखा है मैंने मुझे ही नहीं पता लग रहा। कुछ भी समझ ना आए तो प्लीज़ पूछ लेना यार। ये चैप्टर भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और सॉरी आज मेरे पास अभी क्वेश्चन पेपर नहीं है, मैं लाना भूल गई यार, नहीं तो असर्शन रीजनिंग के 2-4 क्वेश्चन हो जाते, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट में देखेंगे। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन भी करवा दूँगी और नए और क्वेश्चन पेपर्स भी हैं, वो भी आई विल डू। किसी को आर्ट्स का कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो तो बता देना, दैट ऑल्सो आई विल पिक इट अप। क्योंकि आलस परस्त इंसान को सोचना पड़ता है कुछ भी करने से पहले, बट मैं बता दूंगी अगर तुम लोग कहते हो चैप्टर करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ कमेंट्स में तुम लोग नहीं लिखते बट वैसे मैसेजेस करते रहते हो कि फ़िलासफ़ी पढ़नी है, जोग्राफ़ी पढ़नी है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। यहाँ लिख दिया करो ना, किसी और को भी पढ़ना होगा उसकी भी हेल्प हो जाएगी। मे बी कोई सेम चैप्टर हो जो तुम्हें भी समझना हो उसे भी समझना हो, तो मैं एक ही बार करवा दूँ। एंड जो फ़िलासफ़ी और जोग्राफ़ी है वो मैं बताऊँगी, डोंट वरी, बट आई वांट कि पहले साइकोलॉजी उठाई है तो इसको कंप्लीट करवा दूँ, उसके बाद वो भी बता दूँगी, तो कोई चिंता की बात नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच यार वो वीडियो देखने के लिए टाइम निकाल कर। कुछ भी समझ ना आए तो प्लीज़ 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 पूछ लेना। थैंक यू सो मच।